हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12th क्लास में दूसरा चैप्टर चल रहा है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, जिसमें हमने जनसंख्या वितरण के बारे में बताया था। पिछली क्लास में हमने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम बात करते हैं। आखिर जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है, जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि को हम जनसंख्या परिवर्तन भी कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि किसी भी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। निरपेक्ष और प्रतिशत में हम व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। इसके बाद में एक बॉक्स में देखते हैं बच्चों, जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पना हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या यानी 102.70 करोड़ जो 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ से घटाएं तो तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता लगेगा कि 10 सालों में 18.15 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है? देखिए, यह जनसंख्या में परिवर्तन है। वृद्धि दर जो है वो परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, 100% में निकाला जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से, जन्म और मृत्यु में जो अंतर होता है उससे बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जो प्राकृतिक वृद्धि दर में बराबर कुल जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी जन्म लेने वालों की संख्या में से मरने वालों की संख्या को घटा दिया जाता है तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि देखिए, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। कहने का मतलब, जन्म में से जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में से मरने वालों की संख्या घटा देते हैं, और प्लस माइनस प्रवास, कहीं क्षेत्र से आ रहा है तो प्लस और जा रहा है तो माइनस, प्रवास। इसके बाद में आता है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, यानी जो जन्म दर है, जन्म लेने वालों बच्चों की संख्या मरने वालों से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं तब जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। और लास्ट है अपना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, घट जाए, उससे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। इसके बाद में देखिए बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन के कुछ घटक हैं कि जनसंख्या कौन कौन से घटकों से बदलती है, परिवर्तित होती है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन तीनों घटकों से ही जनसंख्या घटती है और बढ़ती है। सबसे पहले अशोधित जन्म दर, CVR बोलते हैं इसे, को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है कि किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। यह अशोधित जन्म दर है। अर्थात मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर की किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक साल में 1000
जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या कितनी है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है, किसी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। यह अशोधित मृत्यु दर है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये कुछ मैगजीन हैं, इनमें जनसंख्या के आंकड़े वगैरह इनमें दिए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। कहने का मतलब यह है, मृत्यु दर जो है वो किसी भी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है मृत्यु दर। अब आता है प्रवास। तो देखिए बच्चों, प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है यानी बदलता है, वो है प्रवास। देखिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है, जहाँ पर लोग जा कर के बसते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है, जहाँ से लोग अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं वहाँ जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर हो सकता है। ये प्रवास की कुछ घटक हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि एक व्यक्ति दोनों एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अप्रवास का मतलब होता है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं, और उत्प्रवास यानी प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो ये बच्चों वो देखिए, कुछ ये आंकड़े दिए गए हैं किस तरीके से जन्म दर, मृत्यु दर को दिखाया गया है। तो समाचारों को देखिए और उन कारणों को सोचिए कि जिनसे कुछ देश प्रवासियों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य स्थान हो जाते हैं। नगरों की ओर प्रवास पारंपरिक रूप से आयु तथा लिंग आधारित होता है, अर्थात कार्यशील आयु समूह के अधिक पुरुष नगरों की ओर काम तथा रोजगार के लिए पलायन करते हैं। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं? काम तथा रोजगार, क्या मुंबई की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों में 22% बच्चे हैं? बिल्कुल हैं। इसके बाद में देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? देखिए, अच्छी अच्छी सुविधाओं के कारण, जीवन जीने की नई नई तकनीक, सुख सुविधाएं, नगरों की ओर पलायन करने की चाह। इसके अलावा मेन कारण जो है वो काम तथा रोजगार। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रेरित करने वाले कारकों के दो समूह, प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो उद्गम स्थान की ओर, उद्गम स्थान से गंतव्य की ओर पलायन करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते। कहने का मतलब वे कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो तो होते हैं अपकर्ष कारक, और वे कारक जो लोगों को किसी स्थान से दूर हटाने का या दूर भगाने का प्रयास करते हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। इसके बाद में बच्चों देखिए, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ कि किस तरीके से जनसंख्या कितने कितने सालों में बढ़ी है, इसके बारे में हम जानकारी अब कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।